नमस्कार। गणित के इस सत्र में मैं रश्मि परमार, प्रवक्ता गणित, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हम कक्षा 12 की गणित के पाठ्य पुस्तक के द्वितीय अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। आज हमारे चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की भूमिका क्या है, किस प्रकार के फलनों को हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की आधारभूत संकल्पनाएं किस प्रकार की हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की मुख्य शाखा किस प्रकार से बनती है और कहलाती है, फलन तथा प्रतिलोम फलन के आलेख किस प्रकार से बने हुए होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत तथा परिसर कैसे कैसे बनते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किस प्रकार के होते हैं। किसी फलन f का प्रतीक f इनवर्स द्वारा निरूपित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अस्तित्व केवल तभी होता है यदि f एकैकी तथा आच्छादक हो। अब फलन एकैकी और आच्छादक कब होता है। एकैकी कहने का अर्थ है कि प्रांत और यह है सहप्रांत। तो सहप्रांत केवल एक अवयव का प्रतिबिंब हो। यहाँ पर प्रांत का केवल एक प्रतिबिंब यहाँ पर हो, केवल एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब सहप्रांत में बने। और आच्छादक कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जितने भी अवयव हैं यहाँ सहप्रांत में, वो किसी ना किसी प्रांत के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए। तो ऐसा फलन जो एकैकी और आच्छादक हो, उसी का हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनाते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का उपयोग हम कैलकुलस में और समाकलन में करते हैं और उन्हीं की सहायता से हम कलन और समाकलन के प्रश्नों को हल भी करते हैं। अब है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की आधारभूत संकल्पनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन का जो मान है वो r से -1 से 1 के बीच में होता है। यह कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसका यह कोण थीटा है, यह हाइपोटेन्यूज है, यह बेस है और यह परपेंडिकुलर है। साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है P/H। और हर दशा में हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो बाकी शेष भुजाओं से बड़ा होता है। यदि यह परपेंडिकुलर का मान हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर हो जाते हैं। उस केस में जो साइन थीटा का मान है, ये साइन थीटा का मान जो P/H है, ये बराबर 1 हो जाता है। तो साइन थीटा की जो अधिकतम मान है वो 1 है। इसी तरह से हमने कक्षा 11 में पढ़े थे चतुर्थांश। चतुर्थांश में देखा जाए तो जो साइन की वैल्यू होती है पहले चतुर्थांश में तो पॉजिटिव होती है, दूसरे चतुर्थांश में भी पॉजिटिव होती है और तीसरे चौथे चतुर्थांश में साइन की जो वैल्यू होती है नेगेटिव होती है। तो जो साइन का मान है वह अधिकतम तो 1 तक जाता है और न्यूनतम जो साइन का मान है वो -1 तक होता है। तो जो साइन थीटा का वैल्यू है वो सबसे ज्यादा 1 तक जाएगी और -1 उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। यानी r आपका थीटा कोई सी भी वैल्यू ले ले, थीटा ले लो 0 डिग्री ले लो, 30 डिग्री ले लो, 45 ले लो, 90 ले लो या 150 डिग्री ले लो, हर केस में साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में जाएगा। तो प्रांत, यह आपके प्रांत में आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो और परिसर में आपकी वैल्यू केवल -1 से 1 के बीच में होती है। इसी तरह से cos थीटा का मान आप कोण के रूप में कुछ भी रखिए तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 तक प्राप्त होती है। तो ये तो हो गया आपका प्रांत। और जो ये -1 से 1 तक की जो वैल्यू है ये हो गई आपकी परिसर।
जिसमें साइन की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। उसी तरह से cos r, यानी r आपका प्रांत कुछ भी वैल्यू हो, वास्तविक संख्या कोई सी भी रख लीजिए, तो आपके पास परिसर यानी कि रेंज के रूप में -1 से 1 तक की वैल्यू आएगी। इसी तरह से tan थीटा है, r का मान केवल आपने थीटा के π/2 के यानी कि 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल यानी विषम गुणज नहीं लेने हैं, जहां n किसी पूर्णांक को बिलोंग करता है, यानी कि आपने सभी वास्तविक संख्या केवल विषम गुणजों को छोड़कर आपने प्रांत में कोई से भी कोण ले लीजिए, आपके पास जो वैल्यू आएगी परिसर में वह वास्तविक संख्याएं यानी कि सभी की सभी संख्याएं आपको परिसर के रूप में प्राप्त होती हैं। इसी तरह से cot r है, cot r में सभी वास्तविक कोणों को ले लीजिए, वास्तविक संख्या के कोणों को ले लीजिए, केवल पाई के n गुणज आप नहीं लेंगे तो आपके पास प्रांत के रूप में सभी वैल्यू वास्तविक संख्या के रूप में प्राप्त होती है। इसी तरह से sec की वैल्यू है और इसी तरह से cosec की वैल्यू आपको प्राप्त होती है। तो कहने का जो अर्थ है वह यह है कि जो साइन r है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में चलती है और प्रांत के रूप में आप सभी वास्तविक संख्याओं को ले सकते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन देखिए कि यदि कोई फलन है f जिसका मान x से y में है, तो हम y बराबर fx या y बराबर fx या fx बराबर y लिख सकते हैं, जहां पे ये प्रांत में x की वैल्यू और जहां परिसर यहाँ आपकी y की वैल्यू हो जाती है, ये आपका हो जाता है fx। एकेकी तथा आच्छादक फलन हो, ये जो फलन है जिसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बना रहे हैं, एकेकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। तो हम एक फलन g को परिभाषित कर सकते हैं जो y से x में है, y से x में है, ये x प्रांत और ये है y। अब इस केस में यहां पर आपका जो x है ये तो प्रांत है और जो ये y है ये आपका परिसर है। अगर हम g कोई फलन ले लेते हैं तो हम g को f का प्रतिलोम कहेंगे, जहां पर x तो बन जाएगा परिसर और जो आपकी y जो वैल्यू होगी ये कहलाएगी प्रांत। यहाँ पे x को बिलोंग करता है और y को बिलोंग करता है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी इसी प्रकार से जो फलन का प्रांत होता है वह उसके प्रतिलोम में उसका परिसर बन जाता है और जो फलन का परिसर होता है वह उसके प्रतिलोम में उसका प्रांत बन जाता है। तो यह है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फलन g को f का प्रतिलोम कहते हैं, जहां f को हमने इस तरह से फलन, प्रांत, परिसर और ये fx और ये क्या है x। तो g जो कि यह फलन है आपका g, ये हो जाएगा आपके पास gy क्योंकि ये आपके पास है y। तो f को g का प्रतिलोम कहेंगे। g का प्रतिलोम हम f इनवर्स के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और जो ये प्रतिलोम फलन आता है gy, यह भी एकेकी और आच्छादक होना चाहिए, एकेकी और आच्छादक होना चाहिए। g का प्रतिलोम फलन f होता है, g का जो प्रतिलोम होगा वो f हो जाएगा, f का प्रतिलोम g हो जाएगा। तो g का प्रतिलोम अगर हम ज्ञात करना चाहेंगे तो देखिए हमने g की जगह पे f इनवर्स रख दिया है और इसका फिर से हम ये देखिए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो पुनः हमें g का जो प्रतिलोम है वो f प्राप्त होता है। अब आते हैं मुख्य शाखा पर। किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो किसी मुख्य शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। अब हमें निकालनी है मुख्य शाखा, मेन ब्रांच इसकी कैसे निकलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने कहा था कि जब हम साइन का आलेखन करते हैं
तो हमारे पास परिसर के रूप में -1 से 1 तक की वैल्यू प्राप्त होती है। आप चाहे प्रांत के रूप में कोई सी भी वैल्यू को रख दीजिए। अब आते हैं हम इसके आलेख पर। sin 0 की वैल्यू 0 पर 0 होती है, π/2 पे वैल्यू 1 हो जाती है। फिर उसी तरह से 3π/2 पर इसकी वैल्यू जो कि तीसरे चतुर्थांश में जा चुका है, तो वहां पर इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। यहाँ पे -1 हो गई। इसी तरह से -π/2 पे वैल्यू -1 हो गई। फिर यहाँ पर -3π/2 पे वैल्यू आपकी +1 हो जाती है। तो जो साइन की वैल्यू है, आप देख रहे हो कि साइन की वैल्यू यहां से यहां के बाद दोबारा पुनः यहाँ पर रिपीट हो रही है। इस तरह से फिर से यहाँ पर रिपीट हो रही है, फिर से यहाँ पर रिपीट हो रही है, और इसी तरह से यहाँ पर रिपीट हो रही है। लेकिन फलन की परिभाषा में हमने कहा कि जो प्रतिलोम फलन होना चाहिए वो भी एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। अब अगर हम फलन को एकैकी आच्छादक कह रहे हैं, तो यहाँ पर तो साइन का जो मान है बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। तो जो न्यूनतम वैल्यू है उसकी -1 है, और जो अधिकतम वैल्यू है वो 1 है। यानी -1 से 1 के बीच में, परिसर के बीच में ही सारी वैल्यूज की चल रही हैं। तो ये -1 जो वैल्यू आ रही है -π/2 पर है, और जो +1 जो वैल्यू है वो है 1 पर। इसके बाद हम -π/2 से +π/2 से 3π/2 की वैल्यू के बीच को देखें, तो यहाँ भी वैल्यू को ये रिपीट करता है। तो हम एक मुख्य शाखा के रूप में -π/2 से π/2 की वैल्यू को ले लेते हैं, जिससे कि हम कहते हैं कि फलन एकैकी बन जाए। तो प्रतिलोम फलन को एकैकी बनाने के लिए हम इसकी मुख्य शाखा के रूप में -π/2 से π/2 की वैल्यू को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रांत है वो ये बन गया, ये तो बन गया प्रांत, और ये हो गया परिसर, और इसी वजह से ये फलन एकैकी फलन भी बन जाएगा। तो इसके आलेख के रूप में देखें, अगर हम इनवर्स का आलेख बनाने का प्रयास करें, तो जो यहाँ पर आपके पास प्रांत है वो यहाँ पर परिसर बन जाता है, और जो यहाँ पर परिसर है वो यहाँ पर प्रांत बन जाता है। जस्ट उल्टा हो जाता है, x का y बन जाता है और y का x बन जाता है। वैसे तो देखा जाए साइन इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर सभी वास्तविक संख्याओं के मानों को देगी, लेकिन हमने कहा कि फलन को एकैकी बनाना है और आच्छादक बनाना है, तो मुख्य मान के रूप में हमने जो वैल्यू ली है, ब्रांच ली है, वो -π/2 से π/2 के बीच की ली है। -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू को हम लेते हैं, जहां पर वक्र क्या करता है, रिपीट करता है। अब इनवर्स का यदि हम आलेख बनाना चाहेंगे, तो हम x अक्ष को y अक्ष बना देंगे और y अक्ष को x अक्ष बना देंगे। x अक्ष को हमने y अक्ष बना दिया है, और जो y अक्ष है उसको हमने x अक्ष बना दिया है। तो आपका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से आते हैं cos की वैल्यू पर। cos की जो वैल्यू है, देखिए आप प्रांत के रूप में कोई सी भी वैल्यू लिखिए, जो आपके पास परिसर प्राप्त होता है -1 से 1 तक प्राप्त होता है। इसके आलेख पर अगर हम चर्चा करें, तो देखिए cos 0 पर वैल्यू क्या है, इसकी 1 है। cos π पे वैल्यू क्या है, इसकी -1 है। इस तरह से जो वैल्यू है इसकी यहां से यहां तक रिपीट हो रही है, फिर यहां से यहां तक रिपीट हो रही है। हमने फलन को एकैकी बनाना है और आच्छादक बनाना है, एकैकी बनाना है और आच्छादक बनाना है। इसके लिए हमको मुख्य शाखा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि वैल्यू -1 से 1 के लिए रिपीट हो रही है 0 से
0 से लेकर पाई के बीच में। तो हमारा जो परिसर इनवर्स के रूप में अगर देखें, प्रतिलोम के रूप में देखें, तो 0 से पाई इसका परिसर बन जाएगा। वैसे तो सभी वास्तविक संख्याओं पर मान आ रहे हैं, लेकिन हमें एकाकी आच्छादक बनाना है, इसलिए 0 से पाई के बीच में हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो 0 से पाई इसकी मुख्य शाखा हो जाएगी। और प्रांत के रूप में -1 से 1 तक की वैल्यू को हम लिख लेंगे। अब इसके प्रतिलोम फलन के आलेख को देखें तो हमने किया क्या है, जो यहाँ पर y अक्ष है इसको यहाँ पर हमने x अक्ष बना दिया है, और जो यहाँ पर x अक्ष है इसको हमने y अक्ष बना दिया है। सेम यहाँ पर भी 0 से पाई के बीच वैल्यू क्या हो रही है, -1 से 1 के बीच की है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये रिपीट हो रही है। तो कॉस इनवर्स का प्रांत -1 से 1 तक, और इसका जो परिसर है 0 से पाई तक। इसी तरह से tan की वैल्यू को आप देखिए। tan में हमने कहा था कि tan थीटा का मान लेते हैं तो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, केवल π/2 के विषम गुणज हमने नहीं लेने हैं। r में अगर हम विषम गुणज लेते हैं तो tan थीटा का मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, अनंत हो जाता है, तो उसको नहीं लेंगे हम। तो सभी वास्तविक संख्याओं में केवल π/2 के विषम गुणज को छोड़कर शेष मानों को यदि लेते हैं तो हमारे को वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है परिसर के रूप में। तो ये आपका tan का आलेख है, जिसमें आप देख सकते हैं π/2 यहाँ पर -π/2 से π/2, यहाँ पर वैल्यू क्या है, वेरी कर रही है इसकी, केवल π/2 को छोड़कर, π/2 के गुणजों को छोड़कर। अब π/2 के आप विषम गुणज जो भी हैं वो सब आपने छोड़ देते हैं, और उसके पश्चात बाकी वास्तविक संख्या लेने पर हमारे पास सभी की सभी वास्तविक संख्याएं परिसर के रूप में प्राप्त होती हैं। इसी तरह से अगर हम इसके प्रतिलोम को देखें तो हम प्रांत के रूप में कोई भी वास्तविक संख्याएं ले लें तो हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू प्राप्त होगी, जिसमें π/2 -π/2 दोनों ही सम्मिलित नहीं है, इसके बीच की सभी वैल्यू हमको यहाँ पर प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये वक्र हर मान के लिए दोहराया जा रहा है, हर मान के लिए दोहराया जा रहा है। इस तरह से ये भी दोहराया जाएगा, इस तरह से ये भी दोहराया जाएगा। तो हमने मुख्य शाखा के रूप में -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू ली है। इसी तरह से कॉसेक का आलेख है, जिसमें आपने सभी वास्तविक संख्याओं को लिया है, केवल पाई के n गुणज आपने नहीं लिए हैं। हमें सभी वास्तविक संख्या प्राप्त होती है केवल -1 से 1 के बीच की वैल्यू को छोड़कर। इसके इनवर्स को यदि हम देखें तो हमारे पास प्रांत के रूप में सभी वैल्यू प्राप्त होती है केवल ये वैल्यू को छोड़कर, और परिसर के रूप में -π/2 से π/2 की वैल्यू को प्राप्त होती है और 0 को छोड़कर। तो आपकी जो इसकी मुख्य शाखा है -π/2 से π/2 की बीच की वैल्यू है, जिसमें 0 सम्मिलित नहीं होगा, और इस तरह से इसका वक्र ये बनेगा। यह है कॉसेक और कॉसेक इनवर्स का आलेख। इसी तरह से सेक का आलेख बनेगा। यह है सेक थीटा का आलेख, यह है सेक इनवर्स का आलेख। सेक का जो प्रांत है सभी वास्तविक संख्या हैं, साथ में π/2 के विषम गुणज नहीं ले रखे हैं। परिसर के रूप में सभी वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती है -1 से 1 की बीच की वैल्यू को छोड़कर। और सेक इनवर्स में हम प्रांत के रूप में सभी वास्तविक संख्या लेते हैं केवल -1 से 1 के बीच की वैल्यू को छोड़कर, और मुख्य शाखा के रूप में हमारे पास तो 0 से पाई वैल्यू प्राप्त होती है, जिसमें कि π/2 सम्मिलित नहीं है। अब है कॉट r की वैल्यू। इसी तरह से कॉट r का आलेख हमें प्राप्त होता है, और ये कॉट इनवर्स का आलेख हमें प्राप्त हो रहा है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत तथा परिसर। तो जैसा अभी हमने देखा कि इनवर्स का प्रांत के रूप में -1 से 1 की वैल्यू है, और मुख्य शाखा के रूप में हमें -π/2 से π/2 तक की वैल्यू प्राप्त होती है।
इसी तरह से कॉस इनवर्स में -1 से 1 तक की वैल्यू है और परिसर के रूप में हमारे को 0 से पाई तक की वैल्यू मुख्य शाखा के रूप में प्राप्त होती है। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स का जो प्रांत है वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं -1 से 1 के बीच की वैल्यू को छोड़कर, और यहाँ पर -π/2 से π/2 की सभी वैल्यू सम्मिलित है केवल 0 को छोड़कर। इसी तरह से सेक इनवर्स की वैल्यू है r -1 से 1 को छोड़कर, इसके बीच की वैल्यू को छोड़कर, और परिसर के रूप में तो 0 से पाई जिसमें π/2 की वैल्यू सम्मिलित नहीं है। इसी तरह से टेन इनवर्स की वैल्यू सभी वास्तविक संख्याएं -π/2 से π/2 की वैल्यू को छोड़कर, कॉट इनवर्स r सभी वास्तविक संख्याएं, और 0 से पाई की बीच की सभी वैल्यू यहाँ पर सम्मिलित होगी। अब हमारे पास प्रश्न है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है हमारे को। तो साइन इनवर्स का मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स -1/2। साइन की परिभाषा, प्रतिलोम की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स यदि x है तो इनवर्स साइन y बराबर x हो जाता है। तो यहां पर भी साइन y बराबर -1/2 हो जाएगा। इसका तात्पर्य है साइन y बराबर, साइन की जो वैल्यू है -1/2 आती है साइन 30 पर, यानी कि साइन π/6 पर। साइन y बराबर, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा, यानी कि साइन -π/6। ये साइन y की वैल्यू हो जाएगी। दोनों पक्षों से हम देख सकते हैं साइन y बराबर साइन -π/6, तो y बराबर हो जाएगा -π/6। अब जो ये -π/6 है ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच तक की वैल्यू में। इस मुख्य शाखा में ये सम्मिलित है -π/6, इसीलिए जो साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान है वो हो जाएगा -π/6। अब आते हैं हम प्रश्न 2 पर। टेन की वैल्यू, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू आपने ज्ञात करनी है। तो टेन इनवर्स 1 कब होता है? टेन इनवर्स 1 होता है 10π/4 पर। प्लस कॉस इनवर्स -1/2, यानी कॉस 1/2 कब होता है? हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस π/3 पर 1/2 होता है, प्लस साइन इनवर्स और माइनस साइन π/6। ये हो गया टेन इनवर्स 10π/4 यानी कि π/4 प्लस कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/3 है, तो हम इसे लिखेंगे कॉस पाई माइनस π/3। कॉस पाई माइनस π/3 -π/3 हो जाता है, प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा के बराबर होता है, तो साइन -π/6 हो जाएगा। के बाद है ये π/4 प्लस कॉस इनवर्स से कॉस
रिमूव हो जाएगा, 5 माइनस पाई बाय 3 यानी कि 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 होगा ये, प्लस साइन इनवर्स साइन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस पाई बाय 6। अब इसको हम हल करेंगे, एलसीएम होगा हमारे पास 12, 4 3 जा 3 हो गया 3 पाई प्लस 3 4 जा 4 2 जा 8 पाई माइनस 6 2 जा यानी कि 2 पाई। सॉल्व किया तो हमारे पास आया 9 पाई बाय 12, काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4। तो ये था प्रश्न 2 का हल। चलिए आइए, जो कुछ भी हमने इस सत्र में चर्चा की है उस पर अब हम अपना मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के लिए पहला प्रश्न है कि tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 का मान ज्ञात करना है। तो tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6, आपने tan इनवर्स की पहले तो मुख्य शाखा को जांचना है कि वह मुख्य शाखा कितनी होती है, उसके बीच में 7 पाई बाय 6 कोण को परिवर्तित करते हुए आपने tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 का मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है हमारे पास tan इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो tan इनवर्स यानी कि tan की जो वैल्यू है √3 कहां पर होती है, आपने मुख्य शाखा को जांचते हुए tan इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। अब आप सभी के लिए गृह कार्य है जिसमें आपने त्रिकोणमितीय फलनों के आलेखों की सहायता से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का आलेख आपने बनाना है। यानी कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है साइन एक्स, उसकी सहायता से साइन इनवर्स एक्स का, कॉस एक्स की सहायता से कॉस इनवर्स एक्स का आप आलेख खींचेंगे। इसी तरह से बाकी जितने भी 6 के 6 आपके पास त्रिकोणमितीय फलन हैं, उन सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आप आलेख बनाएंगे। आज के इस सत्र में इतना ही, मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।